लेक्चर्स बढ़िया चल रहे होंगे। कुछ कमेंट्स वगैरह भी आप भेज दिया करिए। अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए हो, कुछ नई चीज़ें चाहिए हो, तो आपकी एडवांस जो कमेंट होगी वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, बराबर। और आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग को जो बेसिक चीज देखनी है आज के टॉपिक में, वो है एटॉमिक मास। उसका नाम क्या है बेटा? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास मतलब क्या है? एटॉमिक मास मतलब क्या है? ठीक, तो एक एटम का मास, एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। अभी यहां पे क्या है कि एटॉमिक मास जो है वो ज्यादातर मास ऑफ वन एटम का होगा या फिर एलिमेंट का होगा। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इंडिकेशंस होता है, उसका जो मास होता है, वही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। पर हम लोग उसको क्या लिखते हैं? एटम, इसलिए मास ऑफ एटम। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? मास ऑफ एटम। किसका? ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आ जाएगा पूरा सेंटेंस। तो मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसी को हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। पर एक्चुअल में आप देखो कि एटम जो है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। क्या होता है? एटम बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल। मतलब इतना छोटा होता है कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। मतलब उसको अगर देखा जाए तो माइक्रो साइज है। कौन सी साइज है उसकी? माइक्रो साइज है। तो ऐसे छोटे एटम का मास कैसे पता चलता है? हमारा वेट तो हम लोग गिन सकते हैं भाई, पर इस एटम का वेट कैसे गिनेंगे? तो इस एटम के वेट को अगर गिनना है या इसके एटॉमिक मास को अगर हमें गिनना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी calculated by comparing mass of lighter एटम, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग को एटॉमिक मास किसी भी एक्स वाई जेड एलिमेंट का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस एलिमेंट का मास निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन में डालना पड़ेगा बाय मास ऑफ द लाइटर एलिमेंट। तो आप लाइटर एलिमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हो? एटॉमिक मास को निकाल सकते हो, क्योंकि एटम बहुत छोटा है ना बेटा। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइटर एलिमेंट को लाइटर एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं? हेवियर मास के एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो हेवियर मास जो भी रहेगा किसी भी एलिमेंट का, उसे कंपेयर किया जाएगा किसके साथ में? लाइटर एलिमेंट के साथ में। तो अभी बात होती है कि लोवेस्ट या फिर लाइटर एलिमेंट कौन से हैं? लोवेस्ट या फिर लाइटर एलिमेंट्स कौन से हैं जिनके साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के मास को निकालने के लिए? क्या? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक तो हाइड्रोजन एटम को, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था? 1 by 1 कंपैरिजन किया था। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को कंपेयर किया, फिर ऑक्सीजन एटम के साथ में कंपेयर किया, फिर कार्बन एटम के साथ में कंपेयर किया क्यों? और यही 3 एलिमेंट क्यों? क्वेश्चन है, यही 3 एलिमेंट क्यों? इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी है कि वो किसी भी एक्स वाई जेड एलिमेंट के साथ में आसानी से कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं। इट्स वेरी रिएक्टिव। आप देखोगे तो हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, ऑक्सीजन इज आल्सो फॉर द वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है रिएक्शन होने के लिए। तो ऑक्सीजन कॉमन है बेटा, किसी भी एलिमेंट के साथ में वो कंबाइन कर सकता है और कंपाउंड बना सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको कंपैरिजन में रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब लोवेस्ट और लाइटर एलिमेंट को कंपेयर किया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो उन्हें पता चला भाई कि इसके थ्रू एटॉमिक मास निकालना काफी रिस्की होगा, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है कि इसकी कैलोरी वैल्यू इतनी हाई है कि इसको जरा सी भी चिंगारी अगर लग गई तो ये ब्लास्ट कर देगा। तो ये वेरी रिस्की है हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन एटम के साथ में कंपेयर किया, तो ये भी कैसा था? ये सपोर्ट कर रहा था रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। तो वो हम लोग को एटॉमिक मास निकालने के लिए प्रॉपर मदद नहीं कर रहा था ऑक्सीजन। तो हमारे पास कौन है फिर? कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम हम लोग ने क्या किया है?
यूज किया हुआ है टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। क्या किया हम लोग ने, कार्बन एटम एज ए यूज किया हुआ है टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। कैसे? क्योंकि कार्बन जो है बेटा ये बोला जाता है कि इट इज अ स्टेबल आइसोटोप। कार्बन का क्या होता है, स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा राइज हो गया कि भाई आइसोटोप मतलब क्या, तो वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज समझ लेना कि हम लोग लाइटर एलिमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो कार्बन एटम। ठीक है, पहले इन लोगों ने शुरुआत की, पर हम लोग ने अभी किसके साथ में लिया हुआ है, कार्बन एटम के साथ। तो ये कार्बन एटम हमें क्या करता है, स्टेबल आइसोटोप होने की वजह से, नेचर में काफी स्टेबल है, ठीक है, इसका आइसोटोप, इसीलिए हम लोग ने क्या किया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकालने के लिए। ठीक, तो एटॉमिक मास किसी भी XYZ एलिमेंट का निकालना है तो हम उसको कंपेयर किसके साथ में करेंगे, कार्बन एटम के साथ में। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेबल आइसोटोप है। ठीक, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेबल आइसोटोप क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो बेटा, स्टेबल बोल रहा हूं, आइसोटोप मतलब क्या है, आइसोटोप्स मतलब क्या है, तो आइसोटोप का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोप्स मतलब क्या है, जहां पे विच कंटेन, यहां पे हम बोल सकते हैं विच कंटेन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट क्या होगा उसका, एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर एटॉमिक मास क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप्स। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई आइसोटोप कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप है, 1 2 3, सॉरी ये एटॉमिक नंबर हमारा 1 1 1, ये 1 2 3। तो ये उसके ऊपर के क्या है बेटा, ये ऊपर के सारे उसके एटॉमिक मास है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये जो है, ये जो एरो में दिखा रहा हूँ लाइन, ये होता है बेटा एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक, और ऊपर वाला जो है ये और ये, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, इनका क्या बोलता है, एटॉमिक मास। तो आप देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, अलग होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप। यहाँ पे एलिमेंट सेम है बेटा, पर उसके नेचर में एक्सिस्टेंस कैसे, एक से ज्यादा है। जैसे हमारे जैसे दिखने वाले 7 लोग है ना, वैसे ही हाइड्रोजन के दिखने वाले और 2 लोग हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा, इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऐसे इसके नाम होते हैं। ठीक, तो ये एक पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन। तो कार्बन के बेटा 1 2 3 6 6 6, कौन है ये 6, एटॉमिक नंबर, 12 13 14, ये कौन है बेटा, उसके एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 14 वाला है, इट्स अ रेडियस, ये आप लोग को मदद करता है, जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है ना, या कोई बॉडी जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है इतिहासों के जरा, तो उस कितना साल वो पुरानी बॉडी है ये पता करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। इसको कार्बो डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बो डेटिंग, जो बॉडी कितने साल पुरानी है ये पता करता है। ठीक, तो ये कार्बन के आइसोटोप है, जिसमें से स्टेबल आइसोटोप हमारे लिए कौन है, ये वाला है। तो हम लोग इसी कार्बन एटम को यूज करते हैं क्या करने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए, किसका, एनी एलिमेंट का। तो एनी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग कार्बन 12 को एज अ कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपके आइसोटोप्स, बराबर, सारा चीज क्लियर हो गया अभी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास के ऊपर। तो एटॉमिक मास जो है हम लोग जो निकाल रहे हैं बेटा, वो निकाल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पता कर रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग लिखते हैं RAN, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम लोग रिलेट कर रहे हैं ना बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिलेट कर रहे हैं किसके साथ में, कार्बन एटम के साथ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या आएगा, RAM बराबर, तो यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट, और नीचे आएगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ऐसा इसका फॉर्मूला बनता है बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को मदद करता है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का मास रहेगा उसको हम लोग रिलेट करेंगे किसके साथ में, कार्बन 12 के साथ में, क्योंकि ये एक स्टेबल आइसोटोप है। और स्टेबल आइसोटोप होने के अलावा कार्बन के पास, स्टेबल आइसोटोप होने के अलावा भी कार्बन के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी एक माना जाता है कि ये स्टेबल है क्योंकि सब में इक्वल इक्वल ही है उसका। ठीक, तो ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा, जो आप लोग को रिलेट करता है किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए, बराबर। अब यहाँ पे बात आती है बेटा यूनिट की, यहाँ पे बात आती है यूनिट की। तो हम लोग जो एटॉमिक मास लिखते हैं बेटा उसका यूनिट लिखते हैं AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग लिख के क्या है, AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU नथिंग बट क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो रिलेटिव एटॉमिक, ये जो AMU है, ये AMU का डेफिनेशन ही आप लोगों का क्या है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। पर फिलहाल के टाइम पे हम लोग 1 AMU को लिखते हैं बेटा U में। किसमें लिखते हैं, U के टर्म में लिखते हैं। और U का टर्म जो होता है उसको हम लिखते हैं यूनिफाइड मास। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो अभी पहले AMU यूज करते थे, अभी यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, U इंडिकेट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। ठीक, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के तौर पे कैसा होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं किसका बेटा, सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 23 क्या है उसका मास है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से सोडियम का मास कितना है बेटा, 23 बराबर। और यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएगा, AMU। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है बेटा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसका डेफिनेशन है, AMU का है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका AMU इस तरीके से। और क्यों, तो आप देखो ये 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि कार्बन आइसोटोप का जो मास है वो कितना है बेटा, 12 है। और किससे डिवाइड किया है, 1/12 से। तो आप लोग अगर फाइनल देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 23 AMU। कितनी मिलेगी आप लोग को, 23 AMU मिलेगी। ये नीचे वाला तो ऐसा ही फिक्स रहेगा बेटा, नीचे वाला यूं ही फिक्स रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद में आप देख लो मैग्नीशियम 12 24, तो इसके हिसाब से इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये 24 इस मास ऑफ एलिमेंट की जगह पे। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना बन गया आपके पास, 24 AMU। तो ये आप लोग का क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा किसके लिए, इन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, AMU में उसको निकालते हैं। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया ये सारा चीज। तो आप इसको अभी क्या करो, नोट डाउन करो। यही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम लोग एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का। और ये RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। तो नोट डाउन करो इतना। हो गया, चलो अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास तो आप लोगों ने देखी है, ठीक है। और अगर एग्जांपल चाहिए तो मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ले लो क्लोरीन, तो क्लोरीन का 17 35.5, ठीक। इसका आप लोग को रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है,
तो ये आ जाएगा ऊपर 35.5 और नीचे आ जाएगा 112 into 12, तो कितना बचेगा 35.5 am। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। तो देखो ये कंपैरिजन ही हो गया कि किसी भी एलिमेंट का मास ऊपर रहेगा और कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं, कार्बन 12 के साथ में, ठीक। तो ये आपका बन गया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, एक एटम का मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम का मास है, ठीक है ना, उस एलिमेंट के एटम का वो क्या है, मास है। मतलब क्या है ये हम लोग बोल सकते हैं कि वन एटम का मास है, ये क्या है, वन एटम का मास है कितना, am 35.5, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का am बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एटॉमिक मास हम लोग ने सीख लिया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास सीखने के बाद हम लोग को तो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास ध्यान में रखने पड़ेंगे ना बेटा, क्योंकि हम लोग को आगे चल के उसके एटॉमिक मास जो है वो कहाँ आने वाले हैं। तो एटॉमिक मास कहाँ आएंगे, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा ना वो चीजें। तो वो कौन से एटॉमिक मास है जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर तरीके से एक मटेरियल बना के रखा हुआ है, तो वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, उतने एलिमेंट को लर्न कर लेना है परमानेंटली, ताकि आप लोग को जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पूछे तो वो एटॉमिक मास आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं किस किस एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ बेटा, सबसे पहले ग्रुप नंबर, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 है हमारा, उसके अंदर कौन से एटॉमिक मास है जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला है बेटा सोडियम, ठीक है। सोडियम के पहले एक है लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक। और उसके बाद में एक और आता है हमारा सीजियम। ये 1 2 3 4 और एक है हमारा हाइड्रोजन जो कि कॉमन है। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 में ही आता है बेटा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास भी क्या है, 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास होता है 23, ठीक। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास होता है 39, ठीक। सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और इसका जो मास है वो होता है 132। तो ये आप लोग को एटॉमिक मास और उनके एटॉमिक नंबर क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो ये मैंने एकदम फिक्स एलिमेंट रखे बेटा, उन्हीं एलिमेंट के आप लोग को मास जो है उनका एटॉमिक नंबर परमानेंटली ध्यान में रखना है, ठीक। अब इनके लिए, इस ग्रुप नंबर 1 के लिए, इन सभी एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 के लिए इन सभी एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा, सभी एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो 1 ही रहेगा, फिक्स है। इनका ग्रुप नंबर भी 1 है, उनकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये वैलेंसी कहाँ लोकेट करते हैं बेटा, आउटर शेल। कहाँ लोकेट करते हैं इसे, आउटर शेल में। तो एक हर एक एटम के या हर एक एलिमेंट का जो आउटर शेल होता है उसी शेल में वैलेंसी बैठा रहता है, जिसका डेफिनेशन क्या होता है, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1। अब बात करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के ऊपर। तो ग्रुप नंबर 2 में भाई कौन कौन है, तो ग्रुप नंबर 2 में आप देख लो हमारे काम की जो चीजें हैं वो है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम और उसके बाद में है फिर बेरियम, ठीक। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका मास है 9। मैग्नीशियम का 12, इसका है 24। कैल्शियम का 20, इसका है 40 मास। और यहाँ पे बेरियम, तो इनका है 56। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और इसका मास जो है वो है 137। देखो 132 के बाद में 137 जो है वो डायरेक्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रुप का मास है। और एटॉमिक नंबर देख लो 55, उसका नेक्स्ट कौन है 56, ठीक। तो ये हो गया आप लोग के ग्रुप नंबर 1 2। तो जिनकी आप लोग को क्या, ये है बेटा हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटॉमिक नंबर और इनका जो एटॉमिक मास आप लोग को दिया हुआ है वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये इसको हम बोलते हैं वेनेडियम,
ये इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सारे एटॉमिक मास है और नीचे जो लिखे हुए वो सारे एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, ये कोबाल्ट, ये निकेल, ये कॉपर, ये जिंक, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लैटिनम, ये मर्क्यूरी, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी। तो ये सारे कौन है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिनके आप लोग को क्या करना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल ध्यान में रखना है। उसके बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट में थोरियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, प्लूटोनियम। तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, तो ये सारे कौन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और ये ऊपर के मास और ये इनके क्या है एटॉमिक नंबर। तो ये आप लोग को पूरा क्या करना है, लर्न करना है। तो ये नोट डाउन कर लो आप। उसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुप नंबर आता है 14, ठीक है। 13 ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 13 आपका बाकी है। तो 10 प्लस 3, तो ग्रुप नंबर 13 में से ये जो 3 है बेटा, ये क्या है वैलेंसी होगी इसकी, इस ग्रुप नंबर 13 की। तो इसके अंदर दो ही है बेटा जो काम के आपको, बोरान और एल्यूमिनियम। दो ही एलिमेंट है जो आपको काम के हैं, बोरान और एल्यूमिनियम। तो इसका 5, 10 और इसका 13, 27। तो ये इनके मास और ये इनका एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं बोरान और इसको हम क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम, बराबर। और इनकी ग्रुप वैलेंसी कितनी होगी बेटा 3, ठीक। उसके बाद में आ जाता है ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 में 10 प्लस 4, ये 10 क्यों, क्योंकि 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के है और जो 3 है वो इसकी क्या है वैलेंसी है। तो इसकी 4 क्या होगी, इनकी वैलेंसी होगी। तो 4 में कौन है बेटा, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, टीन है, लेड है, ठीक। तो ये हम लोग देख लेते हैं 6, 12, 14, 28, बराबर। और उसके बाद में ये 50, 118 और ये 207, 82। तो ये इसके क्या हो गए एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। कार्बन, सिलिकॉन, टीन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, टीन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, टीन, लेड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट ग्रुप नंबर है बेटा 15। तो ग्रुप नंबर 15 है 10 प्लस 5, तो 5 इसकी क्या होगी बेटा, इस ग्रुप की वैलेंसी, 5 इस ग्रुप की क्या होगी वैलेंसी होगी। तो कौन है भाई ये ग्रुप नंबर 15 में, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। उसके बाद में आता है फिर बिस्मिथ, Br और फिर है लेड, एंटीमनी, Sb। तो ये 7, 14, फिर ये आ जाएगा आपका 15, 30। उसके बाद में बिस्मिथ का कितना है भाई 83, 208। उसके बाद में एंटीमनी का है 51 और ये आ गया 121। तो ये उसके क्या हो गए ग्रुप नंबर हो गए, ठीक। तो ये ग्रुप नंबर आप लोग को क्या करना है 15 नंबर के भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। ये सिलेक्टेड एलिमेंट निकाले बेटा जो आपको बार बार काम में आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को ये सीक्वेंस जो है लिख के दे रहा हूं। फिर ग्रुप नंबर आ जाता है 16। तो ग्रुप नंबर 16 के हिसाब से 10 प्लस 6, ध्यान में रखना 10 हमेशा किसका रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक। और 6 जो है अब इसकी क्या होगी आउटर शेल की वैलेंसी। तो देखो ये सारे अभी जो ग्रुप नंबर 15 है बेटा, ये नॉन मेटल शुरू हो रहे हैं। ये कौन है बेटा नॉन मेटल, इसके अंदर नॉन मेटल ये है, इसके अंदर नॉन मेटल जो है ये अकेला है, बराबर। अब ग्रुप नंबर 16 में देखो आप ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये 8, ये 16, ये 16 और ये 32, ठीक। अब यहां पे देखो और भी है इसके अंदर जो है पोलोनियम। तो पोलोनियम का कौन है बेटा 84208, 84208। ये जो है पोलोनियम है, ये कौन है रेडियो एक्टिव है, ये कौन है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और ये दोनों कौन है बेटा नॉन मेटल्स है, ये दोनों नॉन मेटल्स। तो ये ऑक्सीजन, ये सल्फर और ये कौन है बेटा पोलोनियम। तो ये हो गया आप लोग का ग्रुप नंबर 16, ठीक है, ये ध्यान में रखो ग्रुप नंबर 16 को। उसके बाद में आ जाता है हमारा ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 के हिसाब से 10 प्लस 7,
ठीक है। तो 7 क्या होगी, इनके आउटर शेल की वैलेंसी होगी, इस ग्रुप के आउटर शेल की वैलेंसी कितनी है, 7 है। कौन कौन है इसके अंदर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो ये 9, ये 17, ये 35 और ये है 53, ठीक है। और ये 127 आयोडीन। उसके बाद में ये है 80, ये है 19, ठीक, और ये है 35.5, ठीक है, 35.5। तो ये हो गया आप लोग का ग्रुप नंबर 70। तो ये सारे जो है ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जो आपको बताए इतने, ये सारे ग्रुप के एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक मास आप लोग को ग्रुप नंबर वाइज क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर और उनके अंदर कौन से सिलेक्टिव एलिमेंट हम लोग ने लिए हुए हैं जो हमें बार बार काम में आएंगे, तो इन लोगों को आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास ये किसके लिए है बेटा, ये नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। ये एवरेज एटॉमिक मास हम लोग किसके लिए निकालते हैं, जो नेचर में क्या होते हैं, उनके पास आइसोटोप्स होते हैं, उनके नेचर में क्या है, आइसोटोप्स है, एक से ज्यादा वो अवेलेबल होते हैं, उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे ऐसा इस तरीके से लिख रहे हैं, और नीचे जो होगा परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा बेटा मेटल M1 इंटू परसेंटेज ऑफ ए प्लस मेटल M2 इंटू परसेंटेज ऑफ बी। ये फॉर्मूला है बेटा एवरेज एटॉमिक मास का। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए एंड परसेंटेज ऑफ बी ये दोनों है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं बेटा ऑकरेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑकरेंस। नेचर मतलब क्या है, ये मेटल M1 है और ये मेटल 2 है, इनका परसेंटेज कितना है नेचर में ऑकरेंस का, अवेलेबिलिटी कितनी परसेंट है, ठीक है ना। तो जितनी अवेलेबिलिटी परसेंट होगी वो हम लोग किसमें लिखते हैं बेटा, परसेंट में लिखते हैं, ए और बी के परसेंट में। तो ये ऑकरेंस रहेगा, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये M1 और M2 कौन है बेटा, आइसोटोप्स है। ये M1 एंड M2 कौन है, ये आइसोटोप्स है। ये कौन है, सारे आइसोटोप्स है, मेटल 1 का और मेटल 2 का, दोनों मेटल सेम ही है पर उनके क्या है, ये आइसोटोप्स है, ठीक है। ये सेम मेटल होंगे बेटा, एटम सेम मेटल रहेंगे, सिर्फ उनका मास क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उसी को हम क्या लिखते हैं, आइसोटोप। क्या लिखते हैं, आइसोटोप मतलब क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास क्या होगा, डिफरेंट। तो ये एवरेज एटॉमिक मास स्पेशली किसके लिए है, जो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स है, एक से ज्यादा उनके पाए जाते हैं नेचर में आइसोटोप, उन्हीं के लिए एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाला जाता है, ठीक। हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर, आप लोग पहले इसको क्या करो, फॉर्मूले को नोट डाउन करो, ठीक है। अभी देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मैं देख रहा हूं बेटा आइसोटोप क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम के आइसोटोप कितने हैं नेचर में, तो क्लोरीन है 35 और एक है क्लोरीन 37 और उसका एटॉमिक नंबर 70। देखा, एटम दोनों सेम ही है पर मास अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, एवरेज करना है। तो एवरेज AM, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा कि अभी इसका परसेंटेज कितना है, ऑकरेंस, तो इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इसका 3% ऑकरेंस है और इसका जो है वो नेचर में 1% ऑकरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 3 + 1, तो टोटल कितना परसेंटेज ऑकरेंस है, 4, और यहाँ पे 35 और इसका परसेंटेज ऑकरेंस 3 प्लस 37 और इसका परसेंटेज ऑकरेंस कितना, 1। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा,
35.5 AMU। क्या मिलेगा? 35.5 AMU। तो ये क्या है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास है किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का हो, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, हम लोग क्या करते हैं? आइसोटोप एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में निकालते हैं। जिनके भी आइसोटोप है उनके मास जो होते हैं वो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास से निकालते हैं। तो कार्बन का भी जो मास है ना वो एवरेज एटॉमिक मास से ही निकाला हुआ है, और क्लोरीन का जो 35.5 मास है वो भी हम लोग ने एवरेज एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ये नीचे के परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस है, ऊपर के ये मास है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर। ये आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ ही है, और ये हम लोग ने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया? 35.5। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है बेटा किसका? क्लोरीन एटम का। तो क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास कितना? 35.5। तो ये आप लोग क्या करो? एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। इट इज अ एग्जांपल। ठीक है, नोट डाउन।